Okay, economic development. We are going to study India's economic policy in this chapter. That includes a study of mixed economy, 5-year plans. तो देखो, किसी देश का आज़ाद होना एक बात होती है और देश को चलाना दूसरी बात होती है, ठीक है। सो इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड स्टडी, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ एंड द फेलियर्स, ठीक है। 5-year प्लान्स लॉन्च हुए, मतलब कैसा है, देखो 5 साल के प्लान्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो अगले 5 सालों में हमें ये अचीव करना है, उसके बाद वाले 5 सालों में हम ये अचीव करेंगे। तो अगले 5 सालों में हमने इंडस्ट्री को टारगेट किया, उसके अगले 5 सालों में हमने भाई साहब फैक्ट्रीज को टारगेट किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टारगेट किया, एजुकेशन को टारगेट किया। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को देखो, क्या हर जगह हम टारगेट देख सकते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि हम एक बहुत वीक इकोनॉमी थे जब भारत छोड़कर ब्रिटिशर्स गए। वी वेर इन अ वेरी वीक कंडीशन इकोनॉमिकली, ठीक है। तो हमको एग्रीकल्चर भी संभालना था, मैन्युफैक्चरिंग भी संभालना था, एजुकेशन भी संभालना था, ये सारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोडवेज, ये सारा सब कुछ देखना था। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग all at one time. So hence there were 5-year plans that were executed. We are going to study about those 5-year plans और उन 5-year प्लानों में किन इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया था, ठीक है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर. दिस इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, 5-year plans and their successes and failures, nationalization of banks, 20-point program, mill workers strike and especially the new economic policy of 1991, ठीक है। ये सारी चीजें हम भाई साहब पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी वुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपका इकोनॉमी कैसा होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या है? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोग बहुत सोचने लगे कि कैसे हम देश को चलाएंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, ठीक है। सो आवर प्राइम मिनिस्टर, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब बहुत सारे लोग मिलकर इसको डिस्कस करने लगे। हाउ वुड वी मैनेज थिंग्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism, ठीक है, while some had adopted socialism. Anybody knows what is capitalism? Capitalism क्या होता है? देखो, अगर आपके इकोनॉमी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। द इकोनॉमी इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. मैं आपको मतलब इसके बारे में आप बहुत विस्तारित रूप से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक नटशेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इकोनॉमी कैसी होती है, ठीक है। मतलब एक ऊपर आपको बता रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमी एक होती है भाई साहब आपकी सोशलिस्ट या आपका बोल सकते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा होता है भाई साहब आपका कैपिटलिस्ट और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? यहां पे गवर्नमेंट जो है वो फुल कंट्रोल करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, गवर्नमेंट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई कंपनी लगाई तो उसका प्रॉफिट ही आपका एम होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि यहां पे भाई साहब वेलफेयर उद्देश्य है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरी सेक्टर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं तो यहां पे गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट, हम ऐसा मैं रेशियो नहीं बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 90 to 95% भाई साहब पब्लिक सेक्टर होगा। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा पब्लिक सेक्टर। और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 5% आपका क्या होगा, 5 to 10% आपका प्राइवेट सेक्टर होगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट में क्या होता है भाई साहब? यहां पे प्रॉफिट मेन एम है, ठीक है, इसीलिए आपका प्राइवेटाइजेशन बहुत हैवी होता है यहां पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% आपका भाई साहब प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर, और सिर्फ 10% ही आपका गवर्नमेंट होगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं भाई साहब हम, ठीक है, मतलब यहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों भी होगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों भी होगा, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे आप सुबह उठते ही समझ लो यू बेसिकली यूज अ टूथपेस्ट, you use a soap, you use or rather have food, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है वो प्राइवेट कंपनी से मिल रही है, ठीक है। कोलगेट आपका भाई साहब टूथपेस्ट बना रहा है, ठीक है, फिर आपका भाई साहब सोप कोई और दूसरा बना रहा है, ठीक है। ये सब आपके जो हैं वो क्या सब प्राइवेट कंपनीज हैं। Most of the things that you are using, clothes that you are wearing are basically designed by or made by private companies. The shoes that you are wearing or the bag that you are carrying to school, all these are made by private companies, ठीक है। लेकिन जो पानी आप यूज कर रहे हैं
वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। जो रोड आप यूज कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं भाई साहब, वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, तो आपका जो लाइफ है वो इन दोनों का मिशन है। मतलब आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजों को आप यूज कर रहे हो, उसमें ऑलमोस्ट 50% पब्लिक सेक्टर से आता है और 50% आपका प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। आज इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आपका 50% पब्लिक सेक्टर से आ रहा है, 50% भाई साहब प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। तो आज इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हम आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। जिस टाइप का इकोनॉमी आपका रशिया में होता है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे आप आंसर्स नहीं लिख सकते, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको बोल रहा हूं आपको। ठीक है, रशिया में होता है या जैसे आपका चाइना में है, ये मिक्स्ड, ये आपका भाई साहब सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब वहां पे सारा प्रोडक्शन जो है सरकार कंट्रोल करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट विल बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग, गवर्नमेंट विल बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सब प्रोडक्शन, साबुन से लेकर जूता से लेकर जो कुछ आप, सब प्रोडक्शन भाई साहब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। आपको क्या लगता है कि आप जब ये बोलते हैं ना चाइना से बहुत सस्ते में चाइना का माल है, ऐसा बोलते हैं ना आप, इसका मतलब क्या है? वहां पे चीजें सस्ती में बन रही हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है ना। आप अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और आप कोई प्रोडक्शन बना रहे हैं, आपको भाई साहब रूम लेना पड़ेगा, आपको मशीन्स बाय आउट करने, अगर ये सब गवर्नमेंट का होगा तो वो सस्ता ही होगा ना। कैसे? आप समझो भाई साहब, जैसे देखो अगर गवर्नमेंट का कोई चीज है तो कैसे वो सस्ता होता है, और अगर भाई साहब प्राइवेट का कोई चीज है तो कैसे वो महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप वीटी जा रहे हैं या आप सीएसटी जा रहे हैं, ठीक है, आपने भाई साहब गवर्नमेंट का ट्रेन ले लिया, लोकल ट्रेन से जा रहे हैं, आप भाई साहब 25 रुपए में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ओला बुक किया तो आपका भाई साहब 1500 से 2000 रुपए जाएगा, है ना। क्लियर है? तो ये तो आपका देखो, आपको दिख रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या आपका डेस्टिनेशन सेम है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी, भीड़ भड़का धक्कम धुक्की होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आप थोड़े सुकून से जाएंगे। लेकिन उस सुकून का एक प्राइस है, 1500 से 2000 रुपए आपके जाएंगे। तो आपका इसका मतलब क्या हो रहा है कि काम दोनों में हो जाएगा, लेकिन ये आपका एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपका इनएक्सपेंसिव है। चाइना में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, इसीलिए वो सस्ती होती हैं, इसीलिए वो ग्लोबल मार्केट में बहुत सस्ती में बिक रही हैं, इसीलिए लोग उसको पहले परचेस करते हैं। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके गैजेट से लेकर भाई साहब दिवाली लाइटिंग का जो होता है वो सब आपका चाइना का माल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे मार्केट्स में आ रहा है, वो बहुत सस्ता है, उन लोग सस्ते में उसको प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उसमें, ठीक है। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप कभी भी चाइना में किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम नहीं सुनेंगे। अमेरिका में जैसे आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने भाई साहब दूसरे और भी बहुत ऐसे जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, अमेज़न के जो ओनर हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर बिग बिजनेसमैन। और यहां पे किस टाइप का इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब आपको भाई साहब पैसा कमाना है, कमाओ, लीगल तरीके से आप जितना पैसा कमाना चाहो कमाओ। बिजनेस इकोनॉमी है, बिजनेस सपोर्टिंग इकोनॉमी है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपके ट्रेन्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कोई प्राइवेट कंपनी चलाएगी, एयरलाइंस का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। थोड़े एक दो सेक्टर जैसे डिफेंस वगैरह वो गवर्नमेंट के पास आएंगे, बाकी सारा सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको जितना कमाना है कमाओ भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। सो गवर्नमेंट यहां पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हो जाएगा, लेकिन सारा सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पे आपका 90% प्राइवेट है और 10% गवर्नमेंट है। यहां पे भाई साहब आपका 90 to 95% आपका पब्लिक है और यहां पे ओनली 5 to 10% आपका गवर्नमेंट है। यहां पे मिक्स्ड है, मतलब 50% आपका पब्लिक और 50% आपका प्राइवेट, जो आपके इंडिया में होता है। दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सारा सब कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं है और सारा सब कुछ भी प्राइवेट का नहीं है, ठीक है। जैसे चाइना में आपने किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं सुना होगा, एक बहुत पहले एक बिजनेसमैन का नाम सुना था, जैक मा। ही वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा जो है वो पहला लॉजिस्टिक्स कंपनी था। आज की तारीख में आप अमेज़न को बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स कंपनी मानते हैं, लेकिन अमेज़न जिस मॉडल पे चलता है वो अलीबाबा का मॉडल है, ठीक है। अलीबाबा वाज एक्चुअली इट्स लॉजिस्टिक्स कंपनी, और ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी आपके भाई साहब ट्रांसपोर्ट करते थे, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते थे। तो अभी तो भाई साहब इनका नाम सुनने को नहीं आता। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ बिजनेस इन चाइना। चाइना में आप बिजनेसमैन लोगों का नाम नहीं सुनेंगे क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। अमेरिका में आप बहुत सारे बिजनेसमैन का नाम सुनेंगे भाई साहब, जेफ बेजोस हो गया आपका, भाई साहब मार्क जुकरबर्ग हो गए, भाई साहब आपका बिल गेट्स हो गए, बहुत तमाम ऐसे बिजनेसमैन लोगों का नाम सुनते रहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस सपोर्टिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आपका 90% है, गवर्नमेंट कंट्रोल सिर्फ 10% है। शायद गवर्नमेंट ने डिफेंस को कंट्रोल करके रखा होगा,
आर्मी वगैरह, बाकी सारा ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 50-50 है भाई साहब, 50% प्राइवेट। तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका थोड़ा सा नॉलेज अपने को होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, सो हमारा कैसा था भाई साहब, ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी वुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड। आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू अडॉप्टेड द मिडिल पाथ रादर देन टेकिंग रिकोर्स टू एनी एक्सट्रीम्स। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, ना ही हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी होना है और ना ही हमको भाई साहब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना है, तो लेट्स टेक अ मिडिल पाथ। क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गए तो हमको चीजें तो मिल जाएंगी लेकिन बहुत महंगी मिलेंगी। भाई साहब यहां से अगर आप वीटी जा रहे हैं आपको 1500 रुपए डालना पड़ेगा, ये आपका प्राइवेटाइजेशन है। अगर आपके भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो गई तो वो काफी महंगी आएगी, ये प्राइवेटाइजेशन है। तो हम अभी फिलहाल प्राइवेटाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। और क्या हम बिजनेस को भी नहीं सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ, बिजनेस को सपोर्ट कर पाएंगे लेकिन धीरे धीरे। तो इन्होंने बोला कि लेट्स टेक द मिडिल पाथ एंड हेंस आज इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसीलिए हमारा जो इकोनॉमी बना वो हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, थोड़ा बहुत प्राइवेट और थोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर, ठीक है, 50-50। कुछ लोगों ने कैपिटलिज्म मतलब आपका ऑलमोस्ट 90% प्राइवेटाइजेशन, अमेरिका वगैरह, ठीक है। वाइल सम अडॉप्टेड सोशलिज्म, चाइना, रशिया, इनका भाई साहब सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज इट्स ओन एडवांटेज, सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वेलफेयर ऑफ पीपल, इज वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वेलफेयर ऑफ पीपल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट। नहीं, दोनों फिगर में अलग अलग। तो एन और एम पैरेलल है कि नहीं और पी और क्यू पैरेलल है कि नहीं वो बताना है, दोनों फिगर में अलग अलग, ठीक है। ओके, कैपिटलिस्ट सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन। तो आपका देखो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, सारा जो है तो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है प्राइवेटली ओन। प्राइवेटली ओन मतलब पूरा प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रेन, बस, ये सब प्राइवेटली ओन्ड होगा, ठीक है। सो दिस विल ऑल बी, मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट ओन करेगी। अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर, दोनों में काम करेगा। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वी गिव प्रेफरेंस टू अ मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहां पे भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया में दोनों भी है, मतलब थोड़ा बहुत आपका 50% आपका गवर्नमेंट का है और 50% आपका भाई साहब प्राइवेट का है, ठीक है। ओके, वी कैन सी 3 पार्ट्स। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आपका रेलवेज, ठीक है, कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़े जगह पे प्राइवेटाइजेशन हमको दिख रहा है बट मेनली स्टिल अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। हाईवे कंस्ट्रक्शन आपका गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी रोडवेज ये सब आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये किसी एरिया का डेवलपमेंट, पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई गवर्नमेंट, ठीक है। अभी तक ये सब गवर्नमेंट के पास है। तो ऑल दीज आर बेसिकली पब्लिक सेक्टर्स। सारा जितना भी रेलवेज का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रेलवेज का रनिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी,
इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है, जो आपके गन्स होते हैं, जो आपके मिसाइल्स होते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ गवर्नमेंट को मालूम है कहां से प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से फैक्ट्री से हो रहा है, कौन से एम्यूनेशन सेंटर से हो रहा है। ऑल ऑफ दिस इज ओनली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सिंपल, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स देम टू। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे समझो आप प्राइवेट सेक्टर के हैं, जैसे आपको समझ लो भाई साहब पेप्सी बनानी है, ठीक है, बनाइए, आप प्राइवेट सेक्टर के, कोल्ड ड्रिंक्स है आप बना रहे हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई साहब, पेप्सी में जहर डाल के नहीं पिला सकते आप, ठीक है। तो वहां पे भाई साहब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा आपको। आपने देखा होगा ISI मार्क रहता है, वो क्या रहता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सुपरवाइज किया है। जितने भी आपके फूड, आपको क्या लगता है कि जितने भी आपके रेस्टोरेंट या होटल्स हैं, ये ऐसे ही भाई साहब इनको सपना आया रात को कि चलो रेस्टोरेंट खोलते हैं, चलो चलो कल खोल लिया भाई साहब? नहीं भाई साहब, आपको फूड लाइसेंस लेने में ना जूते घिस जाएंगे आपके। फूड लाइसेंस, मैं पानी पूरी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो आपका एक प्रॉपर दुकान में चीजों को बेच रहे हैं, ठीक है, फूड आइटम्स, उनको प्रॉपर फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, आप कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन दीज विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल देम टू। अभी मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि नीचे को पकड़ के मारना चाहिए भाई साहब, धाम धूम मैं मार सकता हूं क्या ऐसा? कैन आई डू दिस? नो, राइट। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मेरा यहाँ पे काम क्या है? एजुकेशन। मैं आपको हाँ डांट फटकार सकता हूँ, आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कर सकता हूँ, आपको डांट सकता हूँ, लेकिन ऐसा भाई साहब डंडे से धाम धूम ऐसे मार नहीं सकते, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी, इज गवर्नमेंट कंट्रोलिंग मी ऑन दिस वन? इट इज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धंधा एकदम अपने हिसाब से चला लेंगे, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे। आप भाई साहब समझ लो आपने मंचूरियन का स्टॉल डाल दिया और मंचूरियन में भाई साहब एकदम जहरीला मसाला डाल रहे हैं भाई साहब, तो ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट यू कैन मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स, बट अगेन देयर विल बी अ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। जॉइंट सेक्टर, इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइल सम, जो हमारे इंडिया में है, जिस जॉइंट सेक्टर को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। हमारा आधा चीज भाई साहब जो हम दिन में यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से आ रहा है और आधा आपका प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं इन कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे मालूम नहीं, कुछ सालों पहले कामोठे में जब ये मानसरोवर स्टेशन चालू हुआ और ऑटोस चल रहे थे तो बस चालू हुआ, और जब बस चालू हुआ तो रिक्शा वाला और बस वालों में बहुत मतलब ठसन हुआ था, ठीक है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ एजिटेशन, ठीक है, बहुत सारा मतलब नहीं चलने देंगे बस, ये वो बहुत सारा कुछ हुआ, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि रिक्शास आर प्राइवेट सेक्टर और बस गवर्नमेंट सेक्टर है, तो क्लैश हो रहा है दोनों में। रिक्शा वाले ये बोल रहे हैं कि भाई अगर बस वाले सब लेकर जाएंगे तो हमारा कैसे चलेगा, विच इज अ वैलिड पॉइंट। और बस वाले ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भाई अगर हमने बस फैसिलिटी नहीं दी तो यहाँ पे रहने कैसे आएंगे लोग? लोग रहने आने के पहले सब देखना चाहते हैं ना कि रोड है कि नहीं, बस है कि नहीं, ट्रेन है कि नहीं, तभी तो भाई साहब लोग आकर रहेंगे यहाँ पे। तो वाई वुड पीपल कम एंड स्टे हियर, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत दिनों तक क्लैश चला, देयर वाज अ क्लैश दैट वाज हैपनिंग, ठीक है। बाद में भाई साहब ये देखा गया कि जितने रिक्शाज हैं उससे कहीं ज्यादा पब्लिक है जो यहाँ पे अभी आ गई है रहने के लिए। तो मतलब इतनी पब्लिक है कि रिक्शे वाले अगर 24 घंटे भी चलते रहे तो भी उनको भाई साहब नहीं उठा पाएंगे। तो बस अगर उठाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे उनका, तो ऐसा बहुत सारा, लेकिन काफी दिन तक ये मामला चला, ठीक है, काफी दिन तक भाई साहब ये फाइट चली, ठीक है। तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी को अगर स्मूथली रन करना है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट, तो तभी ये भी डिसाइड हुआ था कि बस की फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए। फिर आप अगर हर 5 मिनट में बस रन करेंगे तो सब लोग बस में ही जाएंगे, रिक्शे में कौन आएगा? वैलिड पॉइंट है, ठीक है। और इधर गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई साहब हम फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर किसी जगह का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज और आपका बस, ये सब हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं
पब्लिक के टैक्स के पैसे से, हमारी जवाबदारी बनती है पब्लिक को, ठीक है। सो ये तो मतलब तो ये बहुत दिनों तक ये डिस्प्यूट चला, लेकिन अभी तो फाइनली सेटल्ड है फॉर मिक्स्ड टिकट। अभी तो रिक्शा भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, फिर भी भाई साहब पब्लिक परेशान, ठीक है। आप देखो भाई साहब पार्किंग देख लो, वहां पे कोई गया स्टेशन में जाकर पार्किंग देखा है किसी ने? बाप रे, ये मेन रोड तक पार्किंग आ चुकी है। इतना फैसिलिटी होने के बावजूद भी, रिक्शा और बस के बावजूद भी लोग पार्किंग मतलब कहां से चल के जा रहे हैं। आप, मैं सोचता हूं इतना दूर अगर चल के ही जाना था तो भाई साहब गाड़ी क्यों लाए, ठीक है। आप समझ लीजिए स्टेशन से काफी दूर, आपको स्टेशन पे तो पार्किंग की जगह ही नहीं है, जो दोनों पार्किंग था वो फुल हो जाता है, प्लस भाई साहब रास्ते पे आप देखते जाओ पूरा बाइक का लाइन लगा रहेगा, तो कितनी दूर तक पार्किंग है भाई साहब। तो आप वहां पर अगर गाड़ी छोड़ के इतनी दूर तक स्टेशन पे चल के आ रहे हो तो फायदा क्या हुआ? जितना आपको टाइम लगा उतना चलने में, उतना ही आपको टाइम लगा। खैर ये सब तो दूसरी बातें हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को भाई साहब साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्यूट अराइज करेंगे तो नुकसान दोनों का होगा, प्लस पब्लिक का भी, ठीक है। ओके, दिस सिस्टम एम्स एट मैक। तो जब ये लड़ाई चल रही थी, मेरे को याद है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर दोनों में क्लैश होगा तो सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक का होगा। तो जब ये दोनों में क्लैश हुआ, रिक्शे वालों का क्लैश हुआ, उन्होंने स्ट्राइक डाला, बस वालों ने भी स्ट्राइक डाल दिया, अभी पब्लिक भाई सब चल के आ रही है, उनके पास वैसे क्या, तो नुकसान किसका है? मतलब टाइम खोटी किसका हो रहा है? पब्लिक का, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इकोनॉमी टू रन स्मूथली, द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है। दिस system aims at maximization of production and popular participation on a large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and socialist system. तो हमारी हमेशा ऐसी कोशिश रही है, या इंडिया में बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए दोनों सेक्टर्स को, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, गांव वालों से पूछता हूं, आप 12.5% मतलब जानते हैं? नहीं जानते होंगे, ओके। किसी को भी यहाँ पे गांव वाले में जो जानते हैं 12.5% क्या होता है? ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है। अभी समझ लो, ये जो रेलवे लाइन बना है, या ये जो रोड्स बने हैं, ये जो हाईवेज बने हैं, ये गांव वालों की जमीन पे बने हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट गांव वाले के पास जाएगा, भाई साहब आपको हमारी जमीन दे दीजिए, ये बोलेगा हम क्यों दे भाई साहब, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगा देखिए हम वैसे भी वहां से रास्ता बनाने वाले हैं, हम वैसे भी वहां से भाई साहब रेलवे लाइन बनाने वाले हैं, तो आप अगर अपने को हम वो वाली जमीन हमको देते हैं तो हम कहीं दूसरे जगह पे आपको ऑलमोस्ट 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक और दूसरी जमीन दे देते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं कामोटे में, ये सब के सब 12.5% पे बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड 12.5%, ठीक है। ये लेन देन है गवर्नमेंट का प्राइवेट के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है इनको कि भाई साहब आप अपनी जमीन, अगर हमको वो वाली जमीन देंगे जहां से हमको रेलवे लाइन निकालना है, तो हम उस जमीन के बदले आपको एडिशनल 12.5% और ज्यादा ऐड करके जमीन देंगे एक दूसरे जगह पे, जहां पे आप अपना बिल्डिंग बना सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू ओन द प्लॉट। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से भाई साहब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जितनी भी जमीनें हैं वो सब गांव वालों की जमीनें हैं, उनको 12.5% पे। तो अभी बिल्डर भाई साहब इनको अप्रोच करेगा, बिल्डर के साथ भाई साहब बिल्डिंग खड़ी होगी, उसके बाद वो फ्लैट्स बिकेंगे एंड तमाम चीजें होंगी। तो ये आपका एक लेन देन है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप से नहीं चल सकती है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट चाहिए। तो ये कैपिटलिस्ट और ये आपका जो आपका पब्लिक सेक्टर है और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को दे बोथ हैव टू मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। सो this system aims at maximization of production and popular participation. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and social systems. A mixed economy cannot ignore the profit motive. क्योंकि देखो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एम क्या है? प्रॉफिट। सिंपल भाई साहब, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसों के लिए। सिंपल, पैसों के लिए धंधा किया जाता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर का मोटिव देखेंगे तो वो है प्रॉफिट, और गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या है? वेलफेयर, ठीक है। So a mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning, etc. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आप एंटरप्रेन्योरशिप को भाई साहब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो प्लीज कीजिए, ठीक है। कोई इलीगल बिजनेस नहीं, लेकिन लीगल बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग, ये सब भाई साहब आप सपोर्ट करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे अगर चाइना में आप बिजनेस डालने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है। वहां से माल ला सकते हैं आप, लेकिन वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है।
सारा प्रोडक्शन यूनिट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी। अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को भाई साहब प्रायोरिटी देगा, ठीक है। अभी देखो नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या है, समझ लो कि आप एक गांव में रहते हैं और आपके आजू बाजू इतनी सी खेती है, समझिए। यहां पे भाई साहब आप राइस वीट जो भी उगाते हैं, आपके फैमिली का खर्चा चलता है, आपका खर्चा चलता है। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इस रूट से हम एक बड़ा रेलवे लाइन डाल सकते हैं और ये रेलवे लाइन पूरे नेशन को कनेक्ट कर सकता है। लेट्स से सिर्फ लोकल ट्रेन ही नहीं, पूरे नेशन को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ बिगर मोटिव नेशन को कनेक्ट होना? आपका जो एक फैमिली चल रहा था और एक पूरे नेशन को बेनिफिट करना, तो किसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? पूरे नेशन को बेनिफिट करना, है ना। तो हो सकता है आपको बुरा लगे कि ये भाई साहब ये हो गया, ठीक है, लेकिन अ मिक्स्ड इकोनॉमी टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक नदी जा रही थी भाई साहब, ऐसे नदी जा रही है, नदी में बहुत सारे इधर उधर गांव वाले रहते हैं, गांव वाले को पानी मिलता है, मछली पकड़ते हैं या अपने खेतों में थोड़ा बहुत 3-4 बाल्टी पानी डाल देते हैं, उससे उठाकर ट्यूबवेल डाल देते हैं, ऐसा चल रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब अगर हम डैम बनाते हैं तो जितने भी आजू बाजू 18-20 गांव हैं उन सबको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। नाउ विच वन इज अ बिगर इंटरेस्ट? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जो अभी तक गांव में आई ही नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्यूट हो सकता है, ये जो चंद गांव वाले थे, जैसे हम लोग 40-50 जन हैं जिनका वाटर पे डिपेंडेंसी है फॉर वेरियस रीजंस, दे विल प्रोटेस्ट, बट देन गवर्नमेंट हैज टू कन्विंस देम कि भाई साहब आप देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है क्या? आप जो ये पानी ढो रहे हैं क्योंकि आपके पास ये बाल्टी से पानी उठाकर ढो रहे हैं क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्यूबवेल लगा सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सो इस तरह से जो नेशनल इंटरेस्ट वाली चीजें हैं वो कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट के साथ क्लैश होती हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ज्यादा फायदा किसमें है, कहां ज्यादा लोग बेनिफिट हो पा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट थिंग्स। मैंने ये चीजों को बहुत क्लोजली देखा है, मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे रेलवेज में, तो उस टाइम पे रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये मतलब जब भी हम रेलवे लाइन लेआउट करते थे तो पापा तो वहां पे ऐसे जाते थे, और मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इटावा वगैरह, ठीक है। तो एक दिन मैं ऐसे पापा के साथ गया था, ऐसी ऑफिस की मेरी जो छुट्टी थी, तो जब भी मेरी छुट्टी रहती थी मैं पापा के साथ जाता था ऐसे, तो वो ऐसे इंस्पेक्शन करे, वो अपने 2-3 लोगों के साथ, इंजीनियर्स लोग जैसे इंस्पेक्शन करते हैं, यहाँ से रेलवे लाइन लेआउट होगा। उन्होंने काम चालू किया 10-11 बजे, कुछ नहीं ऐसे टेप से लेकर मेजर कर रहे हैं ऐसे, काम चालू किया होगा 10-11 बजे, और लगभग 12:30, 1:30-2 बजे कुछ 10-15 लोग बंदूक लेकर आ गए, वो जो ऐसा वाला बंदूक होता है ना, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला देखिए गवर्नमेंट का काम है, हमको यहाँ पे सर्वे के लिए भेजा है कि कैसे रेलवे। बोला तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो या नहीं? अगर जाना चाहते हो अभी पैकअप करो, निकलो यहाँ से, हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। तो आपको जो लगता है ना कि आज की तारीख में बड़े आराम से आप आ रहे हो किसी बस से या किसी टैक्सी से, या बड़े आराम से आप ट्रेन से आ रहे हो, ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। इन सब प्रोजेक्ट्स के पीछे हम गवर्नमेंट को जितनी भी गालियां दे दें, लेकिन आज जितनी भी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रगल किया है, गवर्नमेंट के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो ऐसा धमकी मिलता था उनको भी वो क्या करेंगे? वो तो पैकअप करेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे, फिर नेगोशिएट करेंगे, फिर गांव वालों को बुलाएंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर ऐसा करते करते मतलब जो प्रोजेक्ट को आप कम से कम 1 साल में निपटा सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को खींच तान के 5 साल लग जाएंगे। ये हर जगह हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई साहब यूपी में हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है और दूसरी जगहों पे भी हुआ है, ठीक है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, लेकिन आप हर वो सुविधा जो आज उपलब्ध कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ा है, बहुत बड़ी समस्याओं को भुगतना पड़ा है, ठीक है। तो ये सारे जितने आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रीट लाइटिंग में भी इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है लोगों ने। स्ट्रीट लाइटिंग, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में झोल नहीं होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट लाने में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले आपने लता मंगेशकर जी का नाम सुना है, राइट? शी इज अ वेरी फेमस सिंगर, बॉलीवुड की बहुत, मतलब उनको नाइटिंगेल बोला जाता है, लेकिन एक चीज के लिए उनका नाम थोड़ा सा खराब हो गया। नाम क्यों खराब हो गया? क्योंकि उनका भी वैलिड था,
उन्होंने बोला कि एक मेरे बाजू में एक हाईवे बन रहा है, हाईवे मतलब वो जहां रहती थी, मतलब एक ब्रिज बन रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है, दिस इज वेरी बैड। ऐसा उन्होंने पब्लिकली कंडेम किया था। तो सब लोगों ने उस टाइम पे मेमेज बनाए थे, अच्छा जी आपके लिए अभी हम ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये सब। तो मतलब थोड़ा सा उनका जो पॉपुलैरिटी था उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कभी कभी हमारे जो मेन एम्स होते हैं वो छोटे छोटे एम्स के सामने मतलब हम समझ नहीं पाते कि इसका बेनिफिट कितना होगा। आज आप बेनिफिट को समझ सकते हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी उस बेनिफिट को यूज करेगी, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था तब बड़ा स्ट्रगल हुआ था। और हर एक चीज के पीछे एक बड़ी कहानी। ठीक है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी आल्सो नेचुरली टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विद प्रायोरिटी। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। ठीक है, द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल आज देखो अगर आपने रास्ता नहीं बनाया होता तो इतने सारे जो आज की तारीख में आप देख लो, ये जो रास्ता बना हुआ है, जो मेन रोड है आपके कामोठे का, ठीक है, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, सिर्फ वही रास्ता था और हार्डली कोई दुकान वगैरह था, रियल एस्टेट के 2-4 दुकानें थी। आज भाई साहब एक एक दुकान का रेंट जानते हैं आप कितना है? किसी को अंदाजा है? हाँ, कितना कितना बोल रहे हैं? हाँ, 1.5 लाख रुपए एक महीने का रेंट है। आप सोचिए, वो रास्ते पे जितने भी दुकानें हैं ना, उनका रेंट है ये। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए अगर कोई रेंट देगा तो कम से कम वो 4 लाख तो कमाएगा ना। तो इतना सेल है, कोई भी दुकान आप डाल रहे हैं तो इतना सेल है उसमें, तभी तो आप भाई साहब उतना अफोर्ड कर पाएंगे, वरना क्यों लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो फायदा सबको है, आगे चल के फायदा सबको है। हाँ, पहले जो आपको भाई साहब दिख रहा होगा, है भाई साहब ये हमारे जमीन से लेके जा रहे, ये है वो है, इनका भी पॉइंट सही है, लेकिन फ्यूचर का जो दिखता है वो सब मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को दिख रहा है, इनको नहीं दिखता होगा। तो ये एक स्ट्रगल है। ठीक है, फॉर इंप्लीमेंटिंग थिंग्स। द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवर्स, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट द रिटर्न्स इन दीज एरियाज आर डिले, बहुत डिले होता है। जैसे देखो भाई साहब डिफेंस हमारा कितना स्ट्रांग है ये आपको तभी पता चलता है जब कोई वॉर हो। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च ये भी बड़ा डिले वाला प्रोसेस है। ये जो आपको अतुल सर ने आपको पढ़ाया है ना सर कभी, तो उनसे आपने पूछा है आप क्या जॉब करते हैं? वो एक्चुअली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में है। तो उनका ये जितना भी आपके सेल्स वगैरह हैं उनकी स्टडी होती है, तो प्रोजेक्ट्स आते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ सेल्स हैं जो डाई आउट नहीं हो रहे हैं या जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इनके ऊपर स्टडी होती है उनकी। ठीक है, सो ये उनके प्रोजेक्ट जो है वो 6-6, 7-7 महीने चलते हैं एक एक सेल पे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च है जिसका रिजल्ट बहुत धीरे से आएगा। मतलब कोई भी मेडिसिन जो है, दवाई या कोई भी वैक्सीनेशन फटाक से नहीं आती है। आपने देखा रहेगा कोरोना में भी वैक्सीनेशन आने में 2 साल लग गए, काफी बड़ा रिसर्च चलता है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। एडुकेशन का, ठीक है, लोग ज्यादा करके एडुकेशन में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं, या ज्यादा करके गवर्नमेंट एडुकेशन में इसलिए इन्वेस्टमेंट क्योंकि फटाक से रिटर्न्स नहीं दिखते हैं। आज आपने एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में सारे जितने भी रूम्स हैं उनको बेच दिया, आपको पैसा दिख गया। आपने बिल्डिंग बनाया, सारे शॉप्स, आपने मॉल बना दिया, सारे शॉप्स दे दिया, आपको पैसा दिख गया। आज अगर एक स्कूल बनाओगे तो स्कूल से एक इंसान शिक्षित होकर निकलेगा 12 साल में, 12 साल के बाद वो कुछ और ज्यादा अपने आप का पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो नौकरी करेगा, उसके बाद सक्सेस दिखेगा। सो एजुकेशन इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड जनरली गवर्नमेंट्स डू नॉट इन्वेस्ट मच ऑन दिस। इसमें ज्यादा करके लोग, लेकिन ये नींव है। ठीक है, इस पे आप देखोगे जापान में हैवी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। जापान टुडे स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज नॉट वेरी नेचुरली, मतलब बहुत अच्छा नेचर ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। इनफैक्ट वहां पे तो भाई साहब सुनामीज होती रहती हैं, अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। स्टिल जापान स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस बिकॉज इट हैज सपोर्टेड एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स को उसने सपोर्ट किया है। ठीक है, सो ये सारी रीजंस हैं भाई साहब। ठीक है, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। ठीक है, बट द रिटर्न्स आर थोड़ा डिलेड होते हैं। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। एजुकेशन में तो कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं है, बाकी सारी चीजों में, वाटरवेज, सी पोर्ट, इनमें फिर भी इन्वेस्ट कर दे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, लेकिन वो टैक्स का पैसा पूरा नहीं होता है इन सब प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की फंडिंग जरूरत होती है, फैक्ट्री ओनर्स की फंडिंग जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब के भी फंडिंग जरूरत पड़ती है।
इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट को भाई साहब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट वन मिनट। Okay, a mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. Okay, यहां तक तो हो गया था भाई साहब। नॉट मेनी, तो आपका भाई साहब सब जगहों पे ये जैसे देखोगे स्कूल्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा पूरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जो प्राइवेट लोग हैं वो ज्यादा इसमें नहीं ले रहे हैं। या तो प्राइवेट स्कूल ही बने,
लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं ले गए लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत धीरे वाला प्रोसेस है, ठीक है। Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. जैसे भाई साहब 5-5 ईयर के प्लान्स बनने लगे, तो अगले 5 सालों में हम इन इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे और इंश्योर करेंगे इनमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, ऐसा गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव बनाने लगी, ठीक है। Priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in the regional development. ये सब प्रायोरिटी देने लगे, ठीक है। The government focused on the development of small scale industries and cottage industries. छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं, बर्तन बनाने वाले इंडस्ट्रीज, गारमेंट्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज, ऐसे छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी भाई साहब गवर्नमेंट फोकस करने लगी। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे आपका मिल्क जो आता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का है, ठीक है। लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है। तो ये सारे आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली, मतलब हमारा जो ब्रिटिश पावर था इन्होंने हमको बहुत ड्रेन आउट किया, ठीक है। द कंट्री फेस सिवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीजों से हम जूझ रहे थे जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, ठीक है। वी वर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। प्लानिंग वाज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो इन सब को हम ऐसे ही अच्छा चलो हमने जाकर तुम्हारे घर में खाना खाया, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर किसी के घर में जाकर खाना खाता है तो वो अमीर तो नहीं बन जाएगा। एक स्टेप चाहिए, एक प्लान चाहिए, हाउ टू बेसिकली इरेडिकेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन इन 1950। तो एक प्लानिंग कमीशन बना जो इन सारी चीजों को देखेगा और डिसाइड करेगा रोड मैप, ठीक है। तो जैसे आप 9th में हैं, तो 9th में अगर आप हैं तो आपका सिर्फ साल में अगर एक बार एग्जाम होगा तो क्या आप पढ़ाई कर लेंगे? शायद कर लें, लेकिन सबको ऐसी आदत नहीं है, इसीलिए आपके भाई साहब 4 पार्ट्स होते हैं ताकि धक्का मार मार के आपको थोड़ा पढ़ाई करवा लिया जाए, है ना। सो ये जो आपका सीन है, तो हमारे टाइम पे जैसे सिर्फ हाफ ईयरली और फाइनल होता था, ठीक है, तो उसमें काफी सारे लोग फेल हो जाते थे क्योंकि पढ़ाई किया ही नहीं है। अचानक से 6 महीने में एक बार एग्जाम और एकदम साल के एंड में एग्जाम, पढ़ाई किया ही नहीं है, आवारागर्दी करते रहे भाई साहब, लुढ़क जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो अभी क्या है भाई साहब, धक्का मार मार के आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब PT1 फिर PT2 फिर मार्क्स को ऐड करके कैसे भी आपको पास कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। जैसे इनका टाइम टेबल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके स्कूल में जो टाइम टेबल आता है बड़े प्लान तरीके से होता है, ठीक है, कि भाई साहब ये दिन तक ये फिनिश करना है, ये दिन तक ये फिनिश करना है, ये दिन तक ये फिनिश करना है, और ये भाई साहब टर्म 1 में ये आएगा, टर्म 2 में आएगा। सो इस तरीके का स्कूल का एक प्लान स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा चलो कल ये वाला टेस्ट दे देते हैं भाई साहब, ये तो ऐसे नहीं चल सकता, स्कूल ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। स्कूल हैज टू बेसिकली वर्क इन अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से आपके ये वाले जो होंगे, ये अगर देश को चलाना है तो उसको भी एक परफेक्ट प्लान से चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लान्स लॉन्च हुए। इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कोई प्लान नहीं है, मतलब इस देश का अभी कोई प्लान नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वरना जब तक पहले का गवर्नमेंट था तब तक हर 5 साल में काम हो ना हो लेकिन प्लान रहता था, ये हमारा प्लान है, ये हम इन चीजों पे काम करेंगे। अभी फिलहाल कोई 5 ईयर प्लान नहीं। हाँ नहीं, कोई प्लान नहीं है, देयर इज नो प्लान एट ऑल। ये आपका एक प्लान है, प्लान आउटले है, ठीक है, तो ये प्लान अभी नहीं है। इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स दैट इंक्लूडेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड देखिए, जब आपका प्लान रहेगा ना, हो सकता है उस प्लान में आप फेल हो, लेकिन कम से कम आपका डायरेक्शन है। समझ में आ रही है कि भाई आपने प्लान किया है कि ये स्टडी करेंगे, हो सकता है आप नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने एक पहल तो की, आज नहीं तो कल शायद आप इस पे और काम करके इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लान ही नहीं रहेगा, मतलब एक हेडलेस चिकन की तरह आप घूम रहे हैं, ठीक है, किधर जाना है पता नहीं। अच्छा ये ब्रिज बना देते हैं, चलो ब्रिज बना दिया, ओ अच्छा ये क्या रेलवे लाइन बना दिया। ऐसे नहीं चल सकते भाई साहब, आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। कौन सा इंडस्ट्री आपका भाई साहब वीक चल रहा है, कैसे इसको ऊपर लाया जाए, तो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। ओके, सो इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान्स दैट इंक्लूडेड रूरल। तो ये सब भाई साहब थे आपके
plans made focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5-year plan. Fundamental principle of planning. A general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of the human resources to fulfill the needs of the people. ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ मिल, जैसे समझो अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के एक रीजन पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, भाई साहब जून से चालू हुआ अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक विदर्भ रीजन है जहां पे भाई साहब बारिश नहीं है, जहां पे भाई साहब पानी नहीं है। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाई, बट इज देयर अ वे इन विच वी कैन चैनलाइज दिस एक्स्ट्रा वाटर आउट देयर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि जहां पे किसी रिसोर्सेस की भरमार है, क्या उस भरमार को, सरप्लस को हम जहां पे डेफिसिट है वहां पे यूज कर सकते हैं। और ये सब प्लानिंग होती है आपके बहुत इंडिविजुअल लेवल की थिंकिंग से। जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और वो इकलौता स्टेट है जहां पे पानी की कमी नहीं है, जहां पे पानी अबंडेंस में है, ठीक है। क्या उस पूरे पानी को अपन यूज कर सकते हैं? क्योंकि वहां से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर आता है विच ऑलवेज गेट्स फ्लडेड, ठीक है। सो कैन वी एक्चुअली, आज की तारीख में भाई साहब आप चेन्नई में जाएंगे आपको पानी की कमी देखेगी। चेन्नई जो एक कोस्टल एरिया है वहां पे भी आपको पानी की कमी देगी, और ये आज की बात नहीं है, लगभग पिछले 100 सालों से वहां पे पानी की कमी है। आपका भाई साहब एक बाल्टी पानी वहां पे 10 रुपए में बिकता है। दैट इज हाउ कॉस्टली इट इज, ठीक है। दैट इज हाउ, मतलब आपका जो रिसोर्सेस है वो अगर आपके पास है तो क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस इज प्लानिंग, कि आपका रिसोर्सेस सिर्फ रीजनल में ना डिस्ट्रीब्यूट हो, वो पूरे कंट्री में रीडिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली प्लानिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज दैट प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री एंड द अप्रोप्रिएट यूज। जैसे किसी जगह पे कोई चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कच्छ में जाएंगे, एक भाई साहब पूरा डेजर्ट एरिया है, कुछ नहीं उगा सकते आप वहां पे, लेकिन किसी चीज में तो उसको काम पे ला सकते हैं। क्या सोलर पैनल्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि अनइंटरप्टेड है भाई साहब विंड आपका। क्या विंड मिल्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। दीज आर द एरियाज विच यू कैन यूज फॉर मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज के यूज, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम एक जगह को ठीक से यूज करें ताकि उसका हमको बेनिफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ, सेठ जी हो गया? ओ सेठ जी हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। सब लोग इतना जल्दी, मेरे को पेपर फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, ये सुखचैन मेरे को बर्दाश्त से बाहर है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू फुलफिल द नीड्स। गोल्स ऑफ प्लान्स, द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इंक्रीज द नेशनल इनकम। तो भाई साहब नेशनल इनकम को बढ़ाना, ये पहला फीचर है, ठीक है। जो हमारा आमदनी है उसको तो पहले बढ़ाओ, ठीक है। ब्रिंग अबाउट, अभी देखो आमदनी बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, ऐसा बोलते रहेंगे तो बढ़ेगा नहीं। आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके भाई साहब एक टाइम था जब इंडिया में कोई भी बिजनेस को करने में ना, मतलब बिजनेस वाली, आपने देखा है एक टाइम था, मतलब लोग पहला ये सोचते थे कि कैसे भी पढ़ लिख के भाई साहब गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, ठीक है। क्यों? गवर्नमेंट जॉब में भाई साहब पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, सिक्योरिटी है, ठीक है। इसलिए बिजनेस के बारे में आज की तारीख में हर दूसरा इंसान सोच रहा है। समझ लीजिए आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि भाई साहब पढ़ाई कंप्लीट करके कोई स्टार्टअप करे, ठीक है। तो आज की तारीख में ये माइंडसेट चेंज हुआ है क्योंकि अभी मार्केट्स खुले हैं, ठीक है। पहला एक टाइम था जिसको अपन लाइसेंस राज बोलते थे, एक्चुअली ये टर्म यूज हुआ है, लाइसेंस राज। हर बिजनेस के लिए आपको इतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे कि आपके सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपका लाइसेंस था, तो इसलिए क्या हो रहा था, बिजनेस हमारा डेवलप ही नहीं हो रहा था। तो हमारा इंडिया में 1991 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। हमने वर्ल्ड बैंक के सामने भाई साहब हाथ फैलाया लोन के लिए। वर्ल्ड बैंक ने बोला देखिए हम आपको लोन तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, इस कंडीशन में आप हमारे लोन को चुकता नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एबल टू रीपे आवर लोन, सो वी वोंट बी एबल टू गिव यू अ लोन। भाई साहब इंडिया की हालत खराब हो गई। तो बोले कि आप सोना गिरवी रख दीजिए अपना, गोल्ड रिजर्व्स, तो भी आपको इतना लोन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक प्लान है, आप ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कीजिए। आपने जो इतना बिजनेस को इतना स्ट्रिंजेंट रख दिया है, इसको थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। लेट पीपल गो इनटू बिजनेस, ओपन योर डोर्स फॉर द अदर कंपनीज टू कम इन, बिकॉज इफ यू डू दैट देन
द अदर कंट्रीज आर गोइंग टू अलाउ योर कंपनीज टू गो देयर, तो ये आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा मत समझिए कि इंडिया में बिजनेस ठप हो जाएगा। भाई पेप्सी अगर किसी को बेचना है तो यूएस से बंदा आकर नहीं बेचेगा, इंडिया का बंदा ही इंडिया को बेचेगा, है ना। और ये इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा। फॉर्मूला शायद उनका यूज हो रहा है, शायद एक मोटा पैसा वो भी कमा लेंगे, लेकिन आपके लोग ही होंगे जो फैक्ट्री में काम करेंगे, आपके लोग ही होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसा प्लान प्रपोज किया और उसके बाद हमारा मार्केट खुला। आज की तारीख में आप आराम से देख रहे हो कि कोई नाइकी का शू पहन के घूम रहा है, भाई साहब कोई एडिडास की जैकेट पहन के घूम रहा है। हमारे टाइम पे जब हम कॉलेजों में थे या आपकी उम्र के थे, अगर किसी के पास भाई साहब मेड इन जर्मनी वाला पेन है तो इसका मतलब उसके खानदान में कोई जर्मनी में गया रहेगा। ओ वाओ, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब किसी भी जगह से आप एडिडास का जूता अगर खरीद रहे हो तो वो क्या है, वो फॉरेन कंपनी तो है। इट इज इजिली अवेलेबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर रीचिंग योर डोर स्टेप, दे आर वेरी मच इजिली एक्सेसिबल, ठीक है। ये पहले नहीं था और इस एक्सेसिबिलिटी के लिए हमारे इंडिया में काफी सारा बिजनेस में डेवलपमेंट भी हुआ है, ठीक है। लोगों की आमदनियां बढ़ी हैं, ठीक है। ओके, सो ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंडिया एक एग्रियन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरली इस एग्रीकल्चर फीड पे डिपेंडेंट है। और अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा प्रॉपर तो हमारा फूड क्राइसिस हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी है। बंगाल फेमिन में लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सूखा का उपद्रव हुआ है इंडिया में, सूखे पड़े हैं और इसमें क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं, फ्लड्स में क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो करोड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है ड्यू टू फूड स्टारवेशन, ठीक है। आज की तारीख में फूड क्राइसिस का मसला सॉल्व हो चुका है, ये एक अचीवमेंट है हमारा। और इसके लिए दो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबल है, एक आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है और दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने भाई साहब हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया। पहले एक टमाटर की पेड़ में शायद 4 या 5 टमाटर होते थे, अब 20 टमाटर होते हैं। तो आपको भाई साहब लैंड अंडर एग्रीकल्चर को इंक्रीज किए बिना आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं, वेदर रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं, फंगाई रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं। मतलब क्रॉप्स फटाफट से मर नहीं रहे हैं, किसान का भारी नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। सो फूड क्राइसिस को हमने रिजॉल्व किया। यूज द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इस बात से हम आज भी जूझ रहे हैं, ठीक है। हमने स्किल सेट को और एजुकेशन सेक्टर को बहुत सालों से इग्नोर किया है, अभी भी इग्नोर होता हुआ आ रहा है। इसीलिए हमारा डेवलपमेंट एकदम, क्योंकि देखो सारे रिसोर्सेज को एक तरफ रख दो और ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसको अगर आप डेवलप करोगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। आप देखिए जापान जैसा एक कंट्री, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स पे चल रहा है। उन लोगों ने एजुकेशन को, स्किल सेट्स को इस कदर इंप्रूव किया है कि भाई साहब आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं। आप सोचिए हिरोशिमा और नागासाकी में आज से कुछ सालों पहले जो एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट हुआ और किसी देश में नहीं हुआ है, लेकिन आज उन शहरों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे भाई साहब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। So out of that massive devastation that had happened at that point of time, they have been able to reinforce themselves with, और इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में, उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल सेट डेवलपमेंट में। आपकी देखिए आज की तारीख में जितने भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं वो सब जापान में बनते हैं, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट, मतलब जापान एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव कंट्री नहीं है, ठीक है। और वहां पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इट इज बेसिकली एट द एपिसेंटर ऑफ मेनी अर्थक्वेक्स, बट स्टिल बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट हैज एक्सपैंडेड। यहाँ पे हमारी अभी भी अपॉर्चुनिटी है, हम आज तक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑप्टिमली डेवलप आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ, ये तो बना रहेगा भाई साहब। इनइक्वालिटी, कोई अमीर है कोई गरीब है, हाँ फासले हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ये सब भाई साहब प्लान्स के मुद्दे थे, एजेंडास थे, जो प्लान्स अडॉप्ट कर रही थी 5 ईयर प्लान्स, उनके एजेंडास थे। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, इसमें तो हम बहुत बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, ठीक है भाई साहब। 135 करोड़ के हो गए हम, 1920s में हम सिर्फ 20 करोड़ के थे और अभी 135, ठीक है।
सो यहाँ पे भाई साहब आपका इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाई ब्रिंगिंग ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, ये तो हम बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, ठीक है। 1920s में हम 20 करोड़ के थे, आज की तारीख में 135 के हो गए, एंड वी आर इंक्रीजिंग। टुडे वी आर द, मतलब अगर आप देखोगे इंडिया जो है हार्डली पूरे लैंड, जो पूरा वर्ल्ड का जो लैंड मास है उसका 3% इंडिया में, लेस देन 3%, लेकिन पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। 3% का लैंड है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन 18% का पॉपुलेशन इंडिया में है। इंडिया इज टुडे द मोस्ट पॉपुलर। अब अगर आप देखोगे इसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का फेलियर हम कहाँ तक बोलें, हमारे इंडिविजुअल थिंकिंग का फेलियर है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके लाए हैं, लेकिन अभी जैसे देखो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, और ये 1 चाइल्ड पॉलिसी को बड़े स्ट्रिक्टली उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत अगर किसी को दूसरा बच्चा होता है, उस बच्चे का स्कूल में फ़ीस बहुत हाई रहेगा। जिसका दूसरा बच्चा हुआ उसको गवर्नमेंट जॉब्स मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना देंगे, ठीक है। अरेस्ट नहीं करेंगे लेकिन लाइफ डिफ़िकल्ट बना देंगे। ऐसे तौर तरीक़ों से उन लोगों ने अपना पॉपुलेशन नीचे लाया। टुडे दे हैव गॉन सेकेंड, एंड इन द नेक्स्ट 20 to 30 years दे विल ब्रिंग इट मोर, क्योंकि अभी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हमको कंट्रोल करने में अभी भी बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। ऑल्दो वी शो अ सर्टन ड्रॉप in the growth of population, but still in order to achieve a negative growth of population it will take another 50 to 100 years, ठीक है। क्योंकि जिस अभी देखो कैसा हुआ है, रायता कैसा फैला है। पहले 1920 में हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट सेम था, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1920 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेरा हो गया, इंसान मर गया, टीबी हो गया, इंसान मर गया भाई साहब। तो इसीलिए जो कॉमन बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण आपको आज की तारीख में लगभग आपके पहले 2 सालों में हो जाते हैं और जिनसे आप मुक्त प्राय हो जाते हैं, वैसा नहीं था। तो डेथ रेट और बर्थ रेट सेम चल रहा था, जिस रेट से लोग पैदा हो रहे हैं और जिस रेट से लोग मर रहे हैं, दिस वाज सेम। इसीलिए पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल था। तो 1920s तक हमारा पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल था। 1920 के बाद हमारे मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट चालू हुआ, वैक्सीनेशंस चालू हुए। तो इससे क्या हुआ कि डेथ रेट अभी धीरे धीरे कम होने लगा। वो सारे जो आपकी बीमारियां जिनके जवाब हमारे पास नहीं थे, अभी धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। लेकिन हमने इस बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं किया, ये वैसा ही चलता रहा। डेथ रेट धीरे धीरे कम होता गया और इसका खामियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि इट इज़, ठीक है। 1975 में गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि इन लोगों ने एक लॉ लाया कि हम ज़बरदस्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पर जाके पुरुषों की नसबंदी कराएंगे, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एनी मोर। और ऐसा करना चालू कर दिया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वो फेल हो गया। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर वो सक्सेसफुल होता तो शायद हम वी वुड हैव बीन लीडिंग अ लेस मिजरेबल लाइफ। मैं इस चीज़ से आपको इसलिए आगाह करा रहा हूँ, हाँ कि इतना कुछ तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इस चीज़ से आपके लिए इसलिए आगाह करा रहा हूँ क्योंकि यही बात आपको समझनी है, जाननी है, पढ़नी तो है ही, लेकिन यही बात का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस लेने वाले हैं आप, वो कल आप लेंगे। यही आपके जीवन में सबसे बड़ा स्ट्रगल बनेगा। कल को जब आप पढ़ लिख कर मार्केट में उतरेंगे, दिस विल बी द बिगेस्ट स्ट्रगल दैट यू वुड बी फेसिंग। शायद आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में आपका चांस हो जाए, ये मेरी दुआ है। लेकिन जब आप वो सब कुछ करके निकलेंगे, देन यू विल सी दैट द वर्ल्ड इज़, और इंडिया पर्टिकुलरली इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग प्लेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर वो एक पैसा जो आपके जेब में आ रहा है उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ही है। आप यहाँ पे पॉपुलेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं हाँ हमारा बहुत, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप आप देखेंगे वो आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, देन यू विल फील दैट, ठीक है, कि कितना बड़ा स्ट्रेस है ये, और ये कितना बड़ा आपके लिए एक क्लाउड की तरह आएगा ये। यू विल हैव टू फेस इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल स्ट्रगल विद। ये सब हम सब इसमें स्ट्रगल करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा। क्योंकि हमने अगर तो आप जब 10th में जाएंगे ना, तो आपका एक चैप्टर है जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और ब्राज़ील, 6 चैप्टर्स हैं, और वहाँ पे आपने पॉपुलेशन को कंपेयर किया है।
बड़े ही सुनियोजित तरीके से, अभी दोनों ही कॉलोनियल स्टेट्स हैं, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था और ब्राज़ील में पोर्तुगीज का, लेकिन ब्राज़ील वालों ने इतने सुनियोजित तरीके से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है, उनका पर किलोमीटर स्क्वायर में पॉपुलेशन है जस्ट 23, मतलब अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे तो उसमें 23 लोग रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली एवरेज। हमारा जानते हैं कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का 382, ऑलमोस्ट 400 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं इंडिया में, ठीक है। सो लुक एट द वे दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन। तो आज की तारीख में होगा क्या कि इंडिया और ब्राज़ील ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे हैं डेवलपमेंट में, बट सिंस दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन वेरी वेल, इन द नेक्स्ट कमिंग 20 to 30 ईयर्स दे विल ऑब्वियसली गेट मच अहेड ऑफ अस, हमसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे वो, ठीक है। सो ये एक खामियाजा है या ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आप इंडिया में पैदा होने के लिए भुगतेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अनमैनेजेबल हो चुकी है, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, लेकिन हमारी इरेशनलिटी की वजह से हमने इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग डेवलपिंग सोशल सर्विसेज, मेकिंग द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ठीक है। ओके, कल अपन करेंगे इसको भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर